बुक बाइट्स में आपका स्वागत है, जहां दुनिया के बेहतरीन किताबों के उन शक्तिशाली विचारों को हम बहुत ही छोटे और आकर्षक सारांशों में समझते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है तो यहाँ कम समय में सफलता और जीवन के सबसे जरूरी सबक मिल जाते हैं। हाँ, तो आज का हमारा हुक बहुत ही दिलचस्प है। क्या क्या सिर्फ अपने विचारों को बदलकर कोई सच में अपार धन और सफलता प्राप्त कर सकता है? ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल जादू ही लगता है। लेकिन आज हम नेपोलियन हिल की बहुत ही क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पन्नों से इसी रहस्य पर गहराई से चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई साधारण थ्योरी नहीं है। ये 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों के अनुभवों का निचोड़ है। 500 लोग? बाप रे! मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है। एकदम सही। इसमें एंड्रू कार्नेगी के सफलता के फॉर्मूले का पूरा व्यवहारिक ज्ञान है। और इस पूरी यात्रा का जो सबसे पहला कदम है ना, वो सिर्फ चाहत नहीं है। चाहत तो मतलब हर इंसान ही रखता है कि मुझे पैसे कमाने हैं या सफल होना है। वही तो। यहाँ बात हो रही है ज्वलंत इच्छा की, यानी बर्निंग डिजायर की। एक ऐसी तीव्र इच्छा जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना हो। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे वो पुरानी कहानियों में होता था। मतलब सेनाएं युद्ध में जाने से पहले अपने ही जहाज जला देती थी। हाँ बिल्कुल। ताकि या तो जीतो या फिर मरो। मतलब पीछे हटने का कोई विकल्प ही ना बचे। आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया। एडविन सी बार्न्स ने अपनी जिंदगी में हूबहू यही किया था। अच्छा, उन्होंने क्या किया था? उनके पास कोई पैसे नहीं थे, कोई बड़ी पहचान भी नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा इतनी स्पष्ट थी कि उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ साझेदार बनने की जिद ठान ली थी। थॉमस एडिसन बिना पैसों के? हाँ, उन्होंने अपने दिमाग में कोई प्लान भी रखा ही नहीं था। और इसके ठीक विपरीत एक और कहानी है आर.यू. डार्बी की। डार्बी? उनके साथ क्या हुआ? उन्हें सोने की एक खदान मिली थी, लेकिन जब कुछ समय तक मशीनें चलाने के बाद भी सोना नहीं निकला तो उन्होंने हार मान ली। ओह, तो फिर खदान का क्या हुआ? बाद में एक इंजीनियर ने जांच की और आपको पता है क्या निकला? वो सोने की मुख्य नस से केवल 3 फीट दूर थे। अरे बाप रे, सिर्फ 3 फीट? हाँ, बस उनका विश्वास डगमगा गया था। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम अपने दिमाग को हार ना मानने के लिए कैसे मनाएं? हाँ, क्योंकि हार मानने का मन तो सबका करता है। बिल्कुल। और यहीं पर नेपोलियन हिल ऑटो सजेशन का सिद्धांत लाते हैं। ऑटो सजेशन मतलब खुद को सुझाव देना। सही कहा। ये सिर्फ इच्छा रखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस इच्छा को अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में गहराई तक प्रोग्राम करने का तरीका है। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा लॉजिकली पूछना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। क्या ये मतलब खुद को धोखा देने या खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं है? मान लीजिए मेरे बैंक खाते में पैसे नहीं है और मैं रोज आईने के सामने खड़े होकर कहूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो ये तो सिर्फ एक भ्रम हुआ ना। इससे हकीकत कैसे बदलेगी? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। हर कोई यही सोचता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह खुद से झूठ बोलना नहीं है। तो फिर क्या है? ये मन को नए सिरे से निर्देशित करना है। देखो, हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। अच्छा, मतलब उसे जो बताओगे वो सच मान लेगा। बिल्कुल। जब हम बार बार पूरी भावना के साथ अपने लक्ष्यों को दोहराते हैं तो दिमाग बाधाओं की बजाय अवसरों को खोजना शुरू कर देता है। हिल ने खुद अपने बेटे के साथ इसका प्रयोग किया था। उनके बेटे के साथ? हाँ, उनका बेटा जन्म से बहरा था। ओह, मुझे ये नहीं पता था। लेकिन हिल ने उसके मन में सुनने और बोलने का ऐसा दृढ़ विश्वास जगाया कि उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई। अरे वाह! और अंततः उस लड़के ने सुनने का एक अनोखा तरीका खोज ही निकाला। वाकई, ये तो मतलब हम अपने दिमाग की वायरिंग को ही बदल रहे हैं ताकि वो सिर्फ समाधान देखे। सही कहा आपने। लेकिन एक सच्चाई ये भी तो है कि जब हम समाधान खोजने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास सारे जवाब तो होते ही नहीं है। एकदम सही बात है। अकेले सोचने से कोई भी बड़ी योजना हकीकत में नहीं बदलती। तो फिर क्या किया जाए? इसी कमी को पूरा करने के लिए मास्टरमाइंड का सिद्धांत काम आता है। कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है ना। हाँ, ये तो है। विचारों को हकीकत में बदलने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह चाहिए होता है जो आपके ज्ञान की कमी को पूरा कर सके। हेनरी फोर्ड का ही उदाहरण ले लीजिए। ऑटोमोबाइल वाले हेनरी फोर्ड? हाँ, उनके पास कोई बहुत बड़ी औपचारिक शिक्षा या डिग्री नहीं थी। तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी कार कंपनी कैसे खड़ी कर दी? मतलब वो तो एक क्रांति थी। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मास्टरमाइंड समूह बनाया था जो उन्हें वो विशिष्ट ज्ञान दे सकता था जो उनके पास खुद नहीं था।
मतलब जो काम मुझे नहीं आता वो मैं किसी और एक्सपर्ट से करवा लूं। बिल्कुल। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए पूरे तालमेल के साथ काम करते हैं ना, तो वो एक तीसरी और कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति बना लेते हैं। फोर्ड को कार का हर पुर्जा बनाना नहीं आता था, हाँ, वो तो इम्पॉसिबल है किसी एक इंसान के लिए। पर उनके पास ऐसे लोगों का पूरा नेटवर्क था जो ये कर सकते थे। मैं समझ गई। मतलब एक ज्वलंत इच्छा से शुरुआत होती है, फिर ऑटो सजेशन से दिमाग अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, सही जा रहे हैं आप। और फिर मास्टरमाइंड समूह से हमें वो कौशल मिल जाता है जो हमारे पास नहीं है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। और इन सबको एक साथ जोड़े रखने वाला जो धागा है वो है निरंतरता। परसिस्टेंस। हाँ, क्योंकि डार्बी की तरह अगर आप सिर्फ 3 फीट पहले रुक गए तो ये पूरा का पूरा सिस्टम वहीं ढह जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो अगर हम आज की इस चर्चा से मुख्य बातें निकालें तो सबसे पहले अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करना होगा। बिल्कुल तय करना होगा। फिर कभी हार न मानने की जिद लानी होगी और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस सफलता के लिए लगातार ट्रेन करना होगा। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। तो श्रोताओं, अगर आपको आज की ये जानकारी और गहराई से की गई चर्चा मददगार लगी तो कृपया बुक बाइट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हर दिन कुछ नया सीखें। बिल्कुल। आइए एक एक किताब के साथ और अधिक स्मार्ट, तेज और बेहतर बने। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। आपके जीवन का वो कौन सा बड़ा लक्ष्य है जिससे आप सिर्फ 3 फीट की दूरी पर हार मानने की सोच रहे हैं? जरा सोचिएगा।